Good evening, everyone. Good evening and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. So, if you remember in the last class, we were talking about different types of equations that we get in physics, right? So, we talked about two different types of equations. One, we said that linear equation, and other we say as non-linear equation. So, understanding क्या थी? लीनियर इक्वेशन वो रिलेशंस या वो इक्वेशंस हैं जहां पे वेरिएबल्स की डिग्री जो है वो क्या होगी, 1 होगी। वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। सो सपोज y इक्वल टू x, इज इट अ लीनियर इक्वेशन? यस। सपोज y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, इज इट अ लीनियर इक्वेशन? यस। सपोज y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, is it a linear equation? Yes. So all these are examples of linear equation. Now, all these are examples of actually linear equation in two variables. So, understanding ये है कि if you really have a good understanding of maths at standard 9th 10th level, then you would see that कि algebra and coordinate, they actually juxtapose together. मतलब what I mean to say is that जब मैं बोल रहा हूँ linear equation in two variable represents equation of straight line, तो equation of straight line is something which you have learnt in coordinate geometry, right? जो कि मैंने आपको lecture 1 या 2 में coordinate में पढ़ाया हुआ है, right? अभी तक जो 4 lecture हुए उसमें मैंने आपको coordinate geometry में उसके आइडिया दी है। और algebra में भी हम linear equation in two variable डील करते हैं। तो फिजिक्स के एंगल से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो लीनियर हैं वेरिएबल्स के बीच में, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, उनको हम ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं। और जब हम ग्राफिकली उसे स्ट्रेट लाइन की तरह इमेजिन करते हैं तो उसकी स्लोप, उसके अंदर का ग्राफ के अंदर का एरिया एंड ऑल दोस थिंग्स मैटर्स। और मैंने जैसे कि फिजिक्स आपको समझाया कि फिजिक्स में slope and area, they both are what? They both can represent altogether new physical quantities. Like slope of displacement time graph gives velocity. Slope of velocity time graph gives acceleration. Area under a velocity time graph gives displacement. So all these have different meanings जब हम फिजिक्स की बात करें। मैथ्स में जब हम स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, we just mean plain number. आपको अगर याद होगा, this was the discussion point that we were having in the last class, right? ये हमारे discussion point हुआ करते थे last class में. You remember? So this was the discussion point that we were having in the last class. तो अभी जब हम देख रहे हैं तो इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है? So linear equation in two variable, it represents equation of straight line. That is what our understanding is. जब मैं नॉन लीनियर इक्वेशन की बात करूं, सपोज आई एम हैविंग y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6, सपोज आई एम हैविंग y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5, सपोज आई एम हैविंग y इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ प्लस 4, ऑल दीज आर नॉन लीनियर इक्वेशंस। और नॉन लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ज्योमेट्रिकली हाउ वुड वी अंडरस्टैंड दिस? ज्योमेट्रिकली, so geometrically we understand non-linear equation as कर्व। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। और कल हमने दो स्पेशल कर्व पढ़े, इनफैक्ट एक ही पढ़ा, एंड दैट वाज अ पैराबोला, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चलता है। रिमेंबर, जो हमें कहां से पता चलता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अंडरस्टूड? सो कर्व जो है, कर्व इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पैराबोला, ठीक है? सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखोगे तो वो जो फिगर रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। नाम अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट द अंडरस्टैंडिंग दैट यू शुड हैव इज दैट अगर y और y इज अ फंक्शन ऑफ x जो है, ठीक है, अगर यहाँ पे x की वेरिएबल या सॉरी x की डिग्री अगर 2 है
और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है देन इट्स अ वाटर होल्डिंग पैराबोला, देन इट्स अ वाटर होल्डिंग पैराबोला, कल हमने बात की थी। और अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट नेगेटिव है देन इट्स अ पानी गिराता हुआ पैराबोला, राइट। सो जैसे कि याद करो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए। सपोज आई एम हैविंग y इज इक्वल टू minus of x plus 2 into x minus 3. Suppose I say this is what I am thinking as a quadratic equation. तो माइनस को यहां रखते हैं और ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 2x minus 6. So what we will get? We will get minus x square minus 3x plus 2x is minus x minus 6. So if I open the bracket, I will get minus x square plus x minus 6. This is what I'm getting as y. अब समझने वाली बात क्या है, सुने, समझने वाली बात यह है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, आर वी सीइंग दैट इट इज -1, माइनस है कुछ नहीं है, मतलब -1 कोफिशिएंट है, तो हमें ये समझ गया कि दिस इज अ वाटर ड्रॉपिंग पैराबोला। क्या हमने ये पढ़ा था? व्हेन आई से वाटर ड्रॉपिंग पैराबोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हेन आई से वाटर ड्रॉपिंग पैराबोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग ऑफ दिस इज दैट ये जो पैराबोला होगा ये कुछ इस प्रकार का होगा, समथिंग लाइक दिस। मतलब इट कैन बी एनीवेयर, वी विल सी इट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मींस ये ऐसा होगा जो पानी होल्ड नहीं करेगा, पानी गिरा देगा। दिस इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब ध्यान से देखें, अगर ये जो इक्वेशन है, सुनना ध्यान से, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा, व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? What is the physical meaning of this? What you achieve when you make minus x square plus x minus 6 equal to 0 or y equal to 0? What do you achieve? क्या क्या मिलता है तुम्हें? करेक्ट। जब आप ये when you equate it to 0, we get those values of x at which we get those values of x at which y is equal to 0. Yes. तो those values of x at which y is equal to 0. So these, ये जो those values of x है, क्या quadratic में, अगर आपको याद होगा, is this something which we called as roots of quadratic equation? You remember? Is this something which we call as roots of quadratic equation? Yeah. So let's go straight away dive into that. तो अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 कर रहा हूं, सो क्या वैल्यूज मिलेगी मुझे x की? माइनस कॉमन ले लो, वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ कुछ बेसिक बातें, जब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं तो आई कैन फाइंड आउट द रूट्स बाय टू मेथड। कल मैंने बताया था, राइट। एक है फॉर्मूला मेथड, याद है आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, फॉर्मूला मेथड माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, या एंड द सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन, राइट। अच्छा, मैंने कल आपको कुछ बताया था, क्विक रिकैप, मैंने आपको कल कुछ बताया था। व्हाट आई सेड इज दैट, सी द फॉर्मूला मेथड वर्क्स एवरीवेयर, मींस इवन इफ यू हैव स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट कि मुझसे ये फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा, टू फाइंड आउट द रूट्स, तो आप क्या करें, फॉर्मूला मेथड से यूज कर लें। तो फॉर्मूला मेथड यूज कर लोगे तो आपका आंसर मिलेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड कब यूज करेंगे? मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, राइट। देयर वाज अ टिप दैट आई गिवन इन द लास्ट क्लास। व्हाट वाज दैट? when will you use factorization method for finding the roots? Correct. If discriminant is a perfect square, if this is what is happening, agar discriminant perfect square hai, then only you will think about factorization of this particular equation by splitting the middle term. तो d देखते हैं, what is d? d is, you know it, right, b square minus 4ac. तो b क्या है यहाँ पे? b यहाँ पे 1 है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है +1 और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है
right? So what you are getting? Are you getting 25? Are you getting 25? So 25 जब आपको मिल रहा है तो इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो क्या इसका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करें? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 2x. Is it what we will do? Is it what we will do? ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है शायद। माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 किसी ने बोला नहीं। करेक्ट, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है। हैव यू नोटेड इट डाउन? देखो माइनस जब आपने कॉमन लिया, वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इट विल बी प्लस 6 guys. Something wrong. So what is that? I'm telling you, you didn't noted it here. It will be plus 6 here. Did you recognize this? You made a small error here. So no worries, we have rectified it. So ये plus 6 हो गया. So we have to make it plus 6. तो जब आप माइनस कॉमन लोगे, इट विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. तो इसको प्लस की जगह पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको अगेन प्लस की जगह पे माइनस 6 कर रहा हूँ। नाउ यू विल गेट एवरीथिंग राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करेंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 24 1 25. तो क्या डी परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0. सो वी विल से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको आता है, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। यू नो दैट राइट? x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस 2 एंड 3. नाउ फोकस, ये जो माइनस 2 एंड 3 जो वैल्यूज आई, अब सुनना, मैं जो कर रहा हूं उसको फील करना. दिस विल हेल्प यू इन योर बोर्ड्स एज वेल. ध्यान से सुनो. सो वी आर गेटिंग टू रूट्स. एक रूट आ रही है देखो माइनस 2, दूसरी रूट आ रही है देखो 3. सो यू मार्क देम इन द एक्स एक्सिस. सही है ना? सही है। देखो ऐश्वर्या, प्लीज चेक इट आउट. Please check it out. I think roots are same. See, this is minus and I took x plus 2 and x minus 3. So when I equate it to 0, I will get one root as 3, other root as minus 2. So everything is right. You just check it out, your calculation. Clear है ये? Splitting the middle term में कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम. अब सुनो ध्यान से. मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो. Splitting the middle term, सबका splitting the middle term सही से हुआ? Guys, this is a working session. I need your inputs. Okay? So please do not keep quiet. You know everything of this. Most of the things you know. Some good things that I'm teaching, that should be extra. Rest all of the things you know, right? You're already aware of. Now listen to me what I'm saying. आपके पास दो रूट्स आए देखो, -2 and 3. अब सवाल आता है कि आपका ग्राफ कैसा होगा. सबसे पहली बात, when you look at this equation, सबसे पहले ये देखो, यहां से तुम्हें पता चल गया कि this is non-linear. Non-linear means this is not a straight line, it's a curve. तो -2 और 3 से गुजरने वाला एक कर्व है. तो अब ये कर्व कैसा होगा? कर्व ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना. क्या कर्व ऐसा भी हो सकता है? तो हमारा इंटरेस्ट वाला, या फिर कौन सा सही कर्व है, कौन बताएगा मुझे? देखो इसके दो रूल है. पहला रूल है, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लें. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? माइनस. ध्यान से देखो, तो माइनस है तो इट्स अ वाटर ड्रॉपिंग पैराबोला. पानी गिराता हुआ पैराबोला है ये. कैसा पैराबोला है ये? पानी गिराता हुआ पैराबोला है. पानी गिराता हुआ पैराबोला मतलब समझ रहे हो ना? जो ग्लास होता है या कंटेनर होता है, अगर कंटेनर ऐसा है, विल इट होल्ड वाटर? और अगर कंटेनर ऐसा हो गया, विल इट लेट वाटर फॉल? तो ये पानी गिराता हुआ पैराबोला है या कर्व है. तो पानी गिराता हुआ पैराबोला कौन सा होगा? ग्रीन वाला होगा क्या? क्योंकि रेड वाला अगर कोई ऐसा इस टाइप का कर्व हुआ तो वो तो वाटर होल्ड कर लेगा यहाँ. तो पानी गिराता हुआ पैराबोला है ग्रीन वाला. तो ये आपका आंसर है.
ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इट हेल्प्स अ लॉट इन गेटिंग द ग्राफ करेक्टली। ठीक, अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, दूसरी बात सुनना। दूसरी बात क्या है कि हाउ टू फाइंड आउट, अगर मान लो किसी को ये ट्रिक पता नहीं थी कि नेगेटिव है, तो कैसे फाइंड करे कि हमारा ग्राफ कौन सा होगा। देखो उसको निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप -2 और 3 के बीच में देखोगे, देयर इज वन पॉइंट विच इज जीरो, यू कैन थिंक अबाउट एनी अदर पॉइंट, यू कैन थिंक अबाउट एनी अदर पॉइंट, बट मैं जीरो को पकड़ रहा हूं और मैं y की वैल्यू ना निकालूंगा एट x इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं y की वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो निकालूं, फील कीजिए, तो इस इक्वेशन में -(x+2 × x-3) में अगर मैं x की वैल्यू जीरो रख दूं, तो विल इट बी माइनस ऑफ, ध्यान से देखना, 0+2 × 0-3, तो विल वी गेट +6। मतलब जीरो पे y की वैल्यू +6 आ रही है। आर यू एबल टू रीड द ग्राफ? At x equal to 0, the value of y is +6. That means my graph will definitely pass through a point which is on the positive y-axis. So do you think that my graph would be like the green one? क्या मेरी बात समझ में आई? Guys, wake up. Is everybody okay with this? क्या ये टेक्निक आपको समझ में आया? It's a wonderful thing and it actually gives you a lot of insight as to what is actually happening and how can you think about these basic equations, कैसा होगा ये, क्लैरिटी है? अब देखना, इसके बारे में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक बार जब आप ना डिफरेंशिएशन के बेसिक सीख जाओगे और मेरी ग्राफ थियरी की अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, जो कि कैलकुलस का पार्ट होता है, ठीक है ना, वो हम लोग थोड़े समय बाद करेंगे। लेकिन उसमें देखना आपकी एनालिसिस एकदम परफेक्ट हो जाएगी ग्राफ्स की। तो कोई भी कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो, आप खट 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 बता दोगे कि ग्राफ कैसा होने वाला है। एंड दैट्स अ ट्रेमेंडस थिंग, राइट? बट वो कैलकुलस के साथ करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है? ओके फाइन। सो क्वाड्रेटिक में जो मेन पॉइंट ये था, तो अब तक कल का जो लास्ट 10 मिनट का डिस्कशन था और अभी जो मैंने 10-15 मिनट बोला है, उससे आपने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। फिर से मैं बोल रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नाउ द थिंग इज दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, these variables, when we talk in terms of pure maths, then these variables are pure number, x-axis and y-axis, they are pure number. But when we talk in terms of physics, then do you think that x and y represents different physical quantities? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? They represent different physical quantities. So we should have a clear cut idea that what is the relationship between the variable and how the graph would look like. ठीक है, ये समझा क्या? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, मुझे एक बात बताना, देखो आपको अच्छा लगेगा, आपका एकदम दिमाग चलेगा, सुनना। आई एम प्रीटी मच श्योर ऑल ऑफ यू हैव heard about this relationship, s is equal to ut plus half at square। पक्का सबने पढ़ा हुआ है ये, स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी मोशन पढ़ा है क्या ये? हाँ, सबने पढ़ा हुआ है ये, गुड। मुझे एक बात बोलो, द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग इज, ये जो इक्वेशन है, आपके हिसाब से ये इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, एस और टी के बीच का रिलेशनशिप निकालूं, मुझे कैसा रिलेशनशिप मिलेगा बताओ? लीनियर या नॉन लीनियर? एस का पावर देखो और टी का पावर देखो, क्या टी का हाईएस्ट पावर है 2? क्या तुम ये फील कर पा रहे हो बॉस, ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है? क्या ये समझे एवरीवन? हाँ, ये कर्व है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस इज अ कर्व, तो ये एस है और ये टी है, दिस इज अ कर्व, गुड। अब आप देखो, एस का पावर 1 है और टी का पावर 2 है, क्या आपका मन बोल रहा है कि ये पैराबोला है? इज इट अ क्वाड्रेटिक इन टी? इज इट अ क्वाड्रेटिक इन टी? देखो कितना अच्छे से एनालिसिस आएगा। हाँ, सो लेट मी आस्क यू, अगर मैं एस की वैल्यू 0 करूं, सो I will get ut plus half at square equal to 0. Yes, bang on, bingo, एकदम सही। So अगर मैं s की वैल्यू 0 करूं, ut plus half at square 0 होगा। अच्छा, तो इसमें ध्यान देना,
टी कॉमन अगर मैं ले लूं, इट विल बी u प्लस हाफ ए टी. सो आई विल गेट टू वैल्यूज ऑफ टी. एक आ रहा है टी जीरो और दूसरा आ रहा है टी इज इक्वल टू माइनस टू यू बाई ए. आर यू सीइंग इट? आर यू सीइंग इट? आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ टी. एक है टी इक्वल टू जीरो और एक है टी इक्वल टू माइनस टू यू बाई ए. तो ये देखो, माइनस टू यू बाई ए इधर ले लिया मैंने, ठीक है, और टी की वैल्यू जीरो यहां ले ली. इसमें कुछ और बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, बिकॉज यू हैव नॉट येट एंटर्ड इनटू मैकेनिक्स, रिल्म ऑफ मैकेनिक्स, सो आई विल नॉट स्पीक अबाउट दैट दोज थिंग्स. ये देखो, ये टी की दो वैल्यू आई, माइनस टू यू बाई एंड जीरो, राइट. अब सवाल है, how my graph would look like. We understand that it's a parabola. Again, my question is this: will the graph look like this, or will the graph look like this? Okay, okay. So how would we know this? How would we know this? See, you have to look at what? You have to look at coefficient of t square. Coefficient of t square is a by 2. ठीक है, सुनना. अगर मैं बोलूं, if I say if acceleration is positive, देखना, समझना, ये चीजों को आपको एल्जेब्रिकली समझना पड़ेगा. अगर ग्रेट ग्रेट, इफ a is positive, then half a is also positive. That means t square का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और अगर t square का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इट्स अ वाटर होल्डिंग पैराबोला. तो ये रेड वाला हमारा ग्राफ आएगा इफ a is पॉजिटिव. लेकिन अगर a नेगेटिव हुआ, then which will be our answer? This one will be our answer if a is negative. Did you understand this? क्या ये समझा आपने? क्या ये समझा आपने? देखो मैं आपको बताता हूं, देखो आपको फील आएगी. ये समझा क्या? एक डेटा के साथ करेंगे, आपको फील आएगी. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कैसे होगा ये ग्राफ? प्लॉटिंग की बात हो रही है. क्या ये समझा कैसे होगा ग्राफ? क्लियर है ये जो चीज मैंने लिखी है. बट यस सर, बट व्हाट्स द आंसर? देखो इसमें कोई आंसर नहीं है, सब कुछ डिपेंड करेगा ए के साइन के ऊपर, राइट? Are you able to appreciate these variations in answer depending upon value of a? ऐसी चीजें आपको फिजिक्स में करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और आपको वैसे डिपेंडिंग अपॉन केस, करेक्ट. सो इन दिस केस, इफ आई से दैट a is positive, then my graph is red one. If I say a is negative, then my graph is brown one. Are you understanding this? क्या ये क्लियर है? सो इट्स अ केस बेसिस. मतलब हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये केस है तो ये ग्राफ होगा, दूसरा केस है तो दूसरा ग्राफ. ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, सुनना ध्यान से. अभी एक और इक्वेशन मैं देता हूं, देखो तुम्हें फील आएगी. ये इक्वेशन भी तुमने देखा है. आई एम नॉट श्योर वेदर ऑल स्टूडेंट्स हैव सीन इट, बट आईसीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने देखा हुआ है. देखो, बताना मुझे, आपने ये फॉर्मूला देखा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी. देखा है कि नहीं, बोलो तो. This is time period of oscillation of a pendulum. CBSC guys, I'm not sure whether you have seen that or not. But this is time period of oscillation of a simple pendulum. Do not worry, we will come to know about all these things in detail in our physics course, standard 11th and 12th. But फिलहाल मैं ये फॉर्मूला लिख के कुछ बताना चाहता हूँ. Could you tell what is L and G? Yes, I will tell. L is called the length of the pendulum. पेंडुलम देखे हो फिजिक्स लैब में. एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पेंडुलम देखे हो? पक्का देखा होगा. ठीक है, या ओके. सो दिस इज व्हाट इज योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. अब ये ऑसिलेशन आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ नोट करो कि ये एक फॉर्मूला है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गुड. अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलूं लेंथ ऑफ द पेंडुलम,
एंड टी, इसके बीच का एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कीजिए। तो क्या रिलेशनशिप होगा बताओ तो? लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड टी के बीच का रिलेशनशिप चाहिए। सो व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल दिस? देखो, टी बाई 2 पाई किया, इज इट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो व्हेन आई डू इट, विल आई गेट टी बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, इज इट इक्वल टू एल बाई जी? So L is equal to G by 4 pi square into T square. Are you understanding this relationship? आप L और T square के बीच का रिलेशनशिप निकालने में सीख गए आप. You understood it, right? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको फील करो. Suppose if I say that y axis में आप रखो लेंथ को और x axis में आप रखो t को. सुनना, y एक्सिस में आप रखो L को, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, L जो है इसको रखो y एक्सिस में, और x एक्सिस में आप t रखो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो आपका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर या नॉन लीनियर बोलना. अब देखो, ये चीज आपको अब फिजिक्स में अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि x एंड y में वी विल नॉट हैव मियर नंबर्स, वी विल हैव फिजिकल क्वांटिटीज. ये आपकी समझ होनी चाहिए अभी, राइट? ये आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो भी आप करते थे, देखना एक्स और वाई एक्सिस में आप प्योर प्ले नंबर्स रख के ही मैथ्स करते थे. अब 11th में जब आप आ रहे हो और फिजिक्स कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना, फिजिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लेन नंबर्स रख के फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. कभी ऐसा नहीं होगा. whenever a graph is given, it always have some or the other physical quantities in x and y axis. तो उनके बीच का रिलेशनशिप हमें प्लॉट करने की जरूरत पड़ती है. अच्छा, अब सवाल आ गया फिर से वही बेसिक. मुझे बताओ तो, ये जो ग्राफ होने वाला है L और T के बीच में, ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा? देखो, L का पावर 1 है और क्या T का पावर 2 है, तो क्या ये ग्राफ नॉन लीनियर है? या इट्स अ नॉन लीनियर ग्राफ? यस और नो? अब देखो, इट्स अ नॉन लीनियर ग्राफ, एंड इज इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन? सबसे पहली बात, इज इट पासिंग थ्रू द ओरिजिन? Guys, I would request all of you to participate. Is it passing through the origin? Yes. How you come to know about this? It's passing through. Yes, maybe, maybe nahi, maybe nahi. Yes, maybe nahi. Yes or no? Is it passing through origin? How we would know it is passing through origin? Put t equal to 0 on this equation, L equal to G by 4 pi square T square. If you put t equal to 0, will you get L equal to 0? अब बहुत से बच्चे सोच रहे सर G का क्या, 4 पाई स्क्वायर का क्या? आप तो बात ही नहीं कर रहे. G की जो वैल्यू है, क्या वो फिक्स्ड है? इट्स ए यूनिवर्सल कांस्टेंट G, मतलब सॉरी, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, अर्थ में ये कांस्टेंट ही मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड 4 पाई स्क्वायर इज आल्सो अ कांस्टेंट. 4 इज अ कांस्टेंट, पाई इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, तो पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. तो G by 4 पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. सो क्या L पावर 1 एंड टी स्क्वायर, तो L और टी स्क्वायर के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसमें देखेंगे अगर हम t की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, क्या L की वैल्यू हमें 0 मिलेगी? इसका मतलब ग्राफ मेरा ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है. एक पॉइंट तो ओरिजिन मिल गया, ठीक है? ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगा. अब ये ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, ये ग्राफ कैसा होगा? वाटर होल्ड करता हुआ या वाटर गिराता हुआ? क्या करेंगे बोलो? वाटर होल्ड करता हुआ या वाटर गिराता हुआ? कैसा होगा ये पैराबोला, बताओ. देखूं आप बता सकते हो या नहीं? वाटर होल्डिंग पैराबोला, बिल्कुल सही. कैसे पता चला सर? देखो, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, ये है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट? या टी का कोफिशिएंट, जो बोल लो, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, ये क्या टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? जी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, 4 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पाई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. यस, यस. सो इफ दैट इज सो, टेल मी हाउ द ग्राफ वुड लुक लाइक. विल द ग्राफ लुक लाइक समथिंग लाइक दिस? वाटर होल्ड करता हुआ पैराबोला, ठीक है, ऐसा दिखेगा ये. ठीक है, इट्स अ वाटर होल्डिंग पैराबोला. ठीक. अब देखो, अब यहाँ पे कोई बच्चा बोल सकता है सर आपने ये वाला साइड क्यों नहीं बनाया? ये वाला साइड इसलिए मैंने नहीं बनाया, सोचने वाली बात है. देखो, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर. अगर मैं दूसरा साइड बना देता हूं तो टाइम पीरियड नेगेटिव आ रहा है, विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग.
इसीलिए मैंने एक साइड का ही टाइम पीरियड बनाया है। क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है ये एवरीवन? या सो आवर ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये समझा? समझा सबको? आई होप एवरीबॉडी गॉट अ क्लैरिटी ऑन दिस, राइट? तो फिर से मैं बोलता हूं, कोई भी रिलेशनशिप है, सुनना, आपने जो जो रिलेशनशिप पढ़े हैं, सुनना ध्यान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान सुनना, आपने जो जो रिलेशनशिप पढ़े हैं, अभी आप ये काम करो। सर इज इट कंपल्सरी, एक सेकंड, बच्चे का एक क्वेश्चन आ रहा है, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। सर इज इट कंपल्सरी टू टेक वैल्यू ऑफ टी एज जीरो? नो, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ टी, but I want to understand whether this graph passing through the origin or not. So I just check it out. So when I put t equal to 0, I am seeing L is equal to 0. That means it is passing through origin, right? Can it be negative also? Graph can be anything depending upon the values that we are having. But in this particular case, when I am looking at t equal to 2 pi under root of L by G formula, will my graph look like this? It has to pass through origin. ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बोलो, सुनना ध्यान से। Suppose I give you this equation, v is equal to u plus at. सुनना, v equal to u plus at, ये इक्वेशन भी पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूं u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, फिक्स्ड है, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी 5 मीटर पर सेकंड, a is acceleration, a is equal to 2 meter per second square. Suppose I give you this, so I am having v is equal to 5 plus 2t. अगर मैं v और t के बीच का ग्राफ खींचूं, what type of graph is this? लीनियर, नॉन लीनियर? लीनियर। देखो v का पावर 1 है, क्या ये चमक रहा है? हाँ यार, बात तो सही बोल रहे हैं सर। v और देखो, v और t का पावर, क्या ये 1 है? करेक्ट। तो अगर 1 है तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या टेक्निक सिखाई गई थी? इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इक्वेशन समझ में आ गया, लीनियर स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, क्या टेक्निक सिखाई गई थी? अगर इक्वेशन पता हो, ग्राफ प्लॉट करना है, क्या टेक्निक था? इंटरसेप्ट फॉर्मेट, बताया गया था लास्ट क्लास में, इंटरसेप्ट फॉर्मेट। क्या इन सबको, जो वेरिएबल्स हैं v और t, क्या इनको, सपोज यहाँ पे v है और यहाँ पे t है, so क्या इनको इक्वेशन के एक साइड में ले आएंगे तो v माइनस 2t इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद जो कांस्टेंट है, क्या उस साइड में 1 करने के लिए 1 करना होता है, क्या उसको इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा? तो आई एम गेटिंग v बाई 5, सुनना ध्यान से, प्लस t बाई माइनस 5 बाई 2, ये समझा क्या? इक्वल टू 1। एक्चुअली माइनस 2t बाई 5 हो गया, तो t डिवाइडेड बाई माइनस 5 बाई 2 लिख सकता हूं क्या मैं इसको? जस्ट वो 2 को नीचे ले गया डिनोमिनेटर में। आई होप यू आर ओके विद दिस फ्रैक्शन थिंग, राइट? अब देखो v की वैल्यू कितनी हो रही है? 5, एंड t की वैल्यू क्या हो रही है? t की वैल्यू हो रही है, ये देखो, माइनस 5 बाई 2, यहाँ पे कहीं पे माइनस 5 बाई 2। तो क्या मेरा ग्राफ होगा कुछ ऐसा? सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट बना दिया, क्या मेरा ग्राफ ऐसा होगा? अब बच्चे का सवाल आता है, सर why you have done it dotted, can anybody give me insight why this is not bold sir? Anyone? Because नेगेटिव टाइप टाइम का कोई मीनिंग नहीं होता है फिजिक्स में, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। इसीलिए हमने उस जगह पे ग्राफ को प्लॉट तो कर दिया डॉटेड लाइन से और उसको एक्सटेंड कर दिया स्ट्रेट लाइन। ग्राफ एग्जिस्ट करेगी t इक्वल टू 0 से ऑनवर्ड्स, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। तो आपकी ग्राफ ऐसी जा रही है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो देखो v इक्वल टू u प्लस एटी का ग्राफ क्या आ रहा है, देखो, ठीक समझे? तो ये जितने भी आपने छोटे छोटे इक्वेशंस आपने देखे हैं 9th 10th लेवल में, उन्हीं को देखिए, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी, ठीक है ना? इसका ग्राफ अगर खींचे तो क्या होगा? सो व्हाट आई मेंट इज दैट थ्रू दिस डिस्कशन इज दैट, डू यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि इफ अ लीनियर इक्वेशन इज गिवन, कैन आई प्लॉट द ग्राफ? लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन लीनियर बहुत बड़ा है अपने आप। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, और नॉन लीनियर को बनाने की पूरी टेक्निक आपको सीखने में मिल जाएगी जब आप कैलकुलस कर लोगे। अभी कैलकुलस नहीं किए हो तो हम
अपना डिस्कशन मोस्टली क्वाड्रेटिक एंड लीनियर के ऊपर ही फोकस रखेंगे। अगर मेरा लीनियर इक्वेशन है, क्या मैं उसका ग्राफ बना सकता हूं? पूछो अपने आप से। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, आस्क योरसेल्फ, अगर मुझे लीनियर इक्वेशन पता है इन टू वेरिएबल, कैन आई ड्रॉ इट्स ग्राफ? आस्क योरसेल्फ। दूसरा, अगर कुछ कंडीशंस दी हुई है, क्या मैं लीनियर इक्वेशन लिख सकता हूं या बना सकता हूं? क्या क्लैरिटी है ये? Can I write the linear equation in two variable, or can I write the equation of a straight line, depending upon which all conditions are provided? याद है मैंने आपको 4 different forms of equation of straight line सिखाया था. So guys, those who have missed these lectures, I would ask all the students to go through the lecture repository, lecture number 1 to 4. I will share again the link with you so that all the students who have missed them, they can go through that in their free time. So once you go through them now, you will get a very good understanding of your basic maths, and which is must for your physics. Okay, so go through that. ठीक है, clear है ये? Okay, so this is the understanding that we are having, right? चलो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ये पहले भी बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज, थोड़ा सा और बता रहा हूं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना? देखो, व्हेन आई से परसेंटेज चेंज, rather than starting from there, let me start with this. What is the meaning of change? Change is always final value minus initial value. ठीक है, ये आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। व्हेन वी विल गो इनटू फिजिक्स, इसमें चेंज क्या होगा? चेंज इज ऑलवेज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल। सो चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is final value of that physical quantity minus initial value of physical quantity. ठीक है, always. So ये जो चेंज है ना, ये चेंज को हम फिजिक्स में we represented by this Greek letter. This is called as delta. So if I write suppose delta T, I mean change in temperature. I mean change in temperature. सुनना, समझना, अप्रिशिएट करना, आगे बढ़ना। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की फाइनल वैल्यू माइनस टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू। सपोज आई से डेल्टा एल, वेर एल इज लेंथ, सो इट इज लेंथ की फाइनल वैल्यू माइनस लेंथ की इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सपोज आई से डेल्टा वी, वेर वी इज वेलोसिटी, सो दिस इज फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो डेल्टा ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मींस चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। फिजिक्स में हम चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पिन डाउन करते हैं और परसेंटेज चेंज के ऊपर। तो एक बार चेंज अपने को समझ में आता है तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज इज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ये आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, याद करो, परसेंटेज चैप्टर इनटू 100। इज दैट व्हाट इज परसेंटेज चेंज? ठीक है, समझे क्या? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना। ठीक है, सुनना ध्यान से। जैसे कि सपोज मैं आपको बोलता हूं, ये फॉर्मूला अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था, राइट? मैं उसको फिर से लिखता हूं आपका सामने। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। ये फॉर्मूला याद है? अभी जस्ट मैंने लिखा था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया। ठीक है,
ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट रखो। अभी जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज आई पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम is doubled, find percentage change in time period of pendulum। सुनना ध्यान से, डरना नहीं। मैंने आपको टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला दे दिया और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे सवाल फिजिक्स में बहुत, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। एक्चुअली इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा है ही नहीं। आपने एक बार टाइम पीरियड इक्वल टू 2 π√L/g फिजिकल कॉन्सेप्ट लगा के डिराइव कर लिया, उसके बाद ये जो भी क्वेश्चन आएंगे ये सब बेसिक मैथ्स है। क्वेश्चन फिर से सुनना। क्वेश्चन है, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है 2 π√L/g। क्वेश्चन है, अगर मैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम को डबल कर दूं तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब मेरा सवाल है कि हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, कैसे आप इसका आंसर लाओगे। हमें समझ में आता है कि हमें इसी फॉर्मूला के साथ खेलना है, बट इसका आंसर कैसे लाओगे? एनी गेसेस, एनी आइडिया, व्हाट वुड यू डू? ओके, सुनो मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। देखो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम डबल हो गया तो एक है इनिशियल कंडीशन, एक है फाइनल कंडीशन। क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एक इनिशियल कंडीशन होगी, एक फाइनल कंडीशन होगी, इन दोनों में ही हम चेंज निकालेंगे और परसेंटेज चेंज निकालेंगे। सो इनिशियल कंडीशन में मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूं, टाइम पीरियड इनिशियल, एंड आई एम सेइंग इट इज 2 π √ इनिशियल लेंथ अपॉन जी। अब g is acceleration due to gravity, we will assume that its value is not changing because length of the pendulum is only doubled, so g is not changing, nothing is said about g, so I will assume g to be constant, so I am writing g as g only। फाइनल कंडीशन में मतलब जब लेंथ डबल हो गया तो टाइम पीरियड फाइनल विल बी 2 π √ लेंथ फाइनल अपॉन। क्या ये समझे आप? क्या ये समझे? अब सुनना, अब सुनना। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? इट विल बी गिवन बाय t final minus t initial upon t initial into 100। yes or no? is it percentage change in time period? सब लोग देखना, is it percentage change in time period? चेंज, तो यहाँ पे चेंज किसका? टाइम पीरियड का। तो डेल्टा टी, यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, टेम्परेचर नहीं है। क्या टेम्परेचर टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल? चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन माइनस इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इनटू 100। ठीक, सबको समझा? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब ये बोला गया है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 π√2 टाइम्स एल इनिशियल अपॉन जी। क्या ये अब सही है? सेकंड वाला इक्वेशन। अब ये चीज हम कैसे करें? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल अंडर बेसिक मैथ्स। देखो, टी फाइनल हो जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो। क्या ये टी फाइनल का वैल्यू है? इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया। टी इनिशियल का वैल्यू है 2 π√L इनिशियल बाई जी अपॉन 2 π√L इनिशियल बाई जी इंटू 100। क्या ये समझा? अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के लिए आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू पुट योर हेड टुगेदर। हाउ वुड यू फाइंड आउट इट्स वैल्यू? दिस इज द बेसिक मैथ स्किल्स। कैसे करोगे, आगे बढ़ोगे कैसे? क्या 2 π√2Li/g को मैं 2 π√Li/g से डिवाइड करूंगा, माइनस 2 π√Li/g को फिर से 2 π√Li/g करूंगा। मीन्स अगर आपको बेसिक मैथ्स में क्लैरिटी है, इज a minus b by c is it equal to a by c minus b by c? we understand it, right? so we will do that। LCM, why LCM बेटा? LCM कब होता है? जब आपका LCM का फैक्टर जो जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो डिफरेंट होता है, तब आप LCM लेते हो, राइट? यहाँ पे वो कहाँ है?
एलसीएम क्यों लोगे? क्या आपको ये समझा मैंने क्या बोला? दिस थिंग। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, सुनना। 2 pi अंडर रूट ऑफ 2 times L initial by G. Come on guys, I need responses from you on these things, हाँ? ये सब खटखट खटखट होना चाहिए। माइनस, बोलो। 2 pi अंडर रूट ऑफ Li by G divided by 2 pi अंडर रूट ऑफ Li by G. Is it equal to, सॉरी, into 100? ये पूरी चीज 100 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ध्यान से देखना, 2 pi अंडर रूट ऑफ 2 Li by G, 2 pi अंडर रूट ऑफ Li by G, मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो। मैं डायरेक्टली बोला √2 - 1। क्या मैं सही हूं? क्या आप सब समझ पाए? इट वुड बी 0। ओ माई गॉड, वाई इट विल बी 0? वाई इट विल बी 0? वाई इट विल बी 0 गाइस? 2 pi अंडर रूट ऑफ Li by G है, यहाँ पे 2 pi अंडर रूट ऑफ 2 Li by G है। क्या ये होगा क्या? यही मेरा सबसे बड़ा डर होता है जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स तो सबको समझ में आ जाता है, मैथ्स करना नहीं आता है। मैंने कोई ऐसा टफ टास्क नहीं दिया है, बहुत आसान चीज है, बेसिक चीज है, स्टैंडर्ड 7th 8th 6th 7th में करते हुए सब। क्या सबको क्लैरिटी यही है? √2 की वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है? 1.414 होती है, ये याद रखना है फिजिक्स के लिए। तो 1.414 माइनस 1 इज 0.414 इंटू 100 अगर करोगे आपका आंसर आ जाएगा 41.4%। तो जब आप लेंथ ऑफ द पेंडुलम को डबल कर दोगे ना, आपकी जो टाइम पीरियड है वो 41.4% इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई है? मेरी बात समझ में आई है? अब ये जो चीज है ये एकदम अपना देसी मेथड है, किसी बच्चे को सिखाना होता है जो एकदम बेसिक 6th 7th में है, वो ऐसे करेगा। इससे भी एक स्मार्ट मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। अब इस मेथड को सीखो, बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम आती है। सुनना ध्यान से, आपको बोर्ड्स के लिए भी फायदा हो सकता है, सुने ध्यान से। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन आया, टी फाइनल इज 2 pi अंडर रूट ऑफ 2 times Li by G। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। और मेरा फर्स्ट इक्वेशन था टी इनिशियल इज 2 pi अंडर रूट ऑफ Li by G। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 साइड बाई साइड। कैन आई डू दिस टाइप ऑफ स्टफ्स? यस आई कैन डू। इक्वेशन के साइड बाय साइड डिवाइड करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सो वंस यू डू दैट यू विल गेट दिस, टी फाइनल बाय टी इनिशियल इज इट इक्वल टू, जब आप ये डिवीजन करोगे, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि यार सब कट जाएगा, सिर्फ ऊपर में √2 बच जाएगा? क्या ये सबको समझा? क्या समझा एवरीवन? सो यू आर गेटिंग √2, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल इज √2। क्लियर है ये? अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इंटू 100। क्या ये परसेंटेज चेंज है? अब एक बात बताना, तुम सबने स्टैंडर्ड 10th में एक चीज किया हुआ है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, किया है क्या? मैं जनरली वही चीजें बोलता हूं जो तुमने किया हुआ है, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, हाँ यार ये किया हुआ चीज किया है क्या, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो? हाँ सर किया है ना। तो क्या मैं दोनों साइड में -1 कर सकता हूँ बेटा? बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। +1 करते तो कॉम्पोनेंट होता था, यस करेक्ट। मैं -1 कर रहा हूं, तो अगर मैं दोनों साइड में -1 करूं तो विल आई गेट समथिंग लाइक दिस, सी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इज इट इक्वल टू √2 - 1/1। ध्यान से देख, क्या तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है? अगर मैं इसको अभी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, क्या मेरा आंसर मेरे सामने है? बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम आस्क्ड टू फाइंड। क्या ये आ जाएगा √2 - 1 विच इज 0.414 इंटू 100? क्या 41.4% आएगा? So generally, I ask students to follow this method because this reduces this,
ये जो फालतू काम कर रहे हो आप, इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करके ये सब करना, ये सबसे आपको आजादी मिल जाती है। खट से आप रेशियो मेथड यूज करते हो, डिवाइड करते हो साइड बाय साइड, सो यू गेट टेंड टू गेट योर आंसर फास्ट। समझा क्या गाइस? वाज इट टफ? इट्स नॉट टफ, कम ऑन, इट्स इजी। हैव यू थॉट अबाउट इट? हैव यू एवर डन इट इन योर लाइफ? समथिंग लाइक दिस। इफ यू हैव डन इट देन यू वुड अप्रिशिएट, यस हम ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो पहली बार करोगे, पर पहली बार करोगे तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा कुछ, है ना? तो तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या कर दिया सर ने, एकदम सिंपल बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं रेशियो मेथड गाइस। कभी भी ऐसा इक्वेशन बने वेरिएबल के साथ में, तो रेशियो मेथड से आंसर बहुत आसानी से आ जाती है। अब इस रेशियो मेथड का यूज क्या है मैं बताता हूँ, देखो तुमको समझ में आएगा। सपोज मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी ओवरशूट द टाइम, या सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमको ये बोलूं, इफ लेंथ ऑफ अ क्यूब increases by is doubled, find percentage change in volume। सपोज ऐसा बोल रहा हूं, ठीक? देखो, वॉल्यूम इनिशियल ए क्यूब, वॉल्यूम फाइनल 2a का होल क्यूब। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, मतलब मुझे चाहिए v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल इनटू 100। क्या मुझे ये चाहिए? रेशियो मेथड मस्त मेथड है, काम आता है, आसान करता है अपना टास्क। v फाइनल बाय v इनिशियल करो, क्या ये आ गया 8:1। देखो क्या डिविडेंडो करूं, डिविडेंडो करूं मतलब vf बाय v इनिशियल माइनस 1, क्या ये हो जाएगा 8 माइनस 1/1। क्या इस साइड आ गया vf माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल इज इक्वल टू 7। क्या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरा आंसर है 700%। खट, देखो कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी, खतरनाक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन रिडक्शन मिनिमल, मतलब मैक्सिमल रिडक्शन कैलकुलेशन, खट से आंसर आएगा। क्या चमका है एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझा? समझा क्या? अभी देखो एक सवाल आया बच्चे का, लेकिन अभी थोड़ा टाइम खत्म हो गया है, सो लेट अस डू वन थिंग गाइस, let's continue with this discussion and we will see more aspects of basic maths tomorrow. I hope you understood a lot today. सबसे बड़ी बात, अगर मैं सम अप करूं आज के डिस्कशन को, हमने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात सीखी वो ये कि किसी भी इक्वेशन को देखते साथ हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। जैसे ये लीनियर या नॉन लीनियर आया आइडेंटिफिकेशन, तुरंत हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा। क्या ये हम कर सकेंगे? चलो अभी मैं मानता हूं कि आप लीनियर में मास्टर हो चुके हो, लेकिन नॉन लीनियर में आपकी मास्टरी काफी रूडिमेंट्री लेवल पे है, बिकॉज आप सिर्फ क्वाड्रेटिक जानते हो, ठीक है? क्लैरिटी है ये? सो जितना मैंने अभी बोला है, ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए ये आइडिया। और देखो सबसे बड़ी बात आपकी क्या होगी सक्सेस इन फिजिक्स में, कि आप ये सब मैथ्स हर एक प्रॉब्लम में जब जब ये सब मैथ्स आएगा, आप खट 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 कर सकने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी एबिलिटी है आपसे फिजिक्स होगा, अगर नहीं एबिलिटी है तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैथ्स वाले पार्ट में आप अटकते रहोगे। तो ये नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी है ये? सारे लेक्चर्स के लिंक्स मैंने शेयर किए हुए ऑलरेडी, फिर से शेयर कर दूंगा, एंश्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दैम। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, विल मीट टुमारो अगेन, बाय, टेक केयर।